नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 3 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास रहने वाला है, जिसे आप लोग CDP के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोगों ने ना क्लास नंबर 2 में ना आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का ही किया था, जिसमें टोटल ना आप लोगों का 30 क्वेश्चन था। ठीक है, और 30 क्वेश्चन में से केवल 15 क्वेश्चन का ही आप लोगों का ना उसका आंसर दिया था, बताया था आप लोगों को। और उसके बाद बोला था ना कि आप लोगों का जब तीसरा क्लास लेकर आऊँगा ना, तो आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का है ना, उसको ना 15 से फिर से ना हम लोग 30वां तक की मतलब 15 क्वेश्चन जो रहेगा ना उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे बोल करके बताया था। तो आज की क्लास में ना हम लोग ना उसका जो क्वेश्चन बचा हुआ था ना 15 क्वेश्चन टोटल ना, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक रहेगा ना वो आप लोगों का वर्ग 3 के लिए रहेगा, मतलब पहली से लेकर के 5वीं तक के जो लोग CGTET के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी के लिए रहने वाला है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप लोग वर्ग 2 की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का भी टॉपिक में बाल विकास का विषय है, तो आप लोगों को भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ना हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ना लगभग 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सबसे पहले पढ़ा दिया था, और उसके बाद ना 16वां क्वेश्चन से हम लोग ना आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है, और उसके बाद ना मेरे आंसर देने से पहले ना आप लोगों को खुद आंसर देना है। आप लोगों को कोशिश करना है कि खुद से आंसर देने के लिए। ठीक है, और आप लोगों का टोटल मैं 15 क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को सबसे पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? ऑप्शन ए स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, ऑप्शन बी उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन सी क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, या ऑप्शन डी सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो ये जो स्फूर्त अनुकूलन जो सिद्धांत है ना उसे पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो स्फूर्त अनुकूलन जो सिद्धांत है ना उसको BF स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक जो है ना उन्होंने दिया था, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, BF स्किनर नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं ना, इन्होंने स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत है ना उसे ऑपरेटिव कंडीशनिंग सिद्धांत भी कहते हैं, या प्रसूता सिद्धांत भी कहते हैं। क्या? तो ऑपरेटिव कंडीशनिंग सिद्धांत या क्रिया प्रसूता सिद्धांत दोनों ही नाम से जाना जाता है, आप लोगों को ये याद रखना है। और क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत अलग है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है, आप लोगों को याद रखना है इतनी सी बात। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। विकास का अर्थ है ऑप्शन ए परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, या ऑप्शन डी परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास का अर्थ है, तो विकास का जो अर्थ है वो तो आप लोगों का परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, और मैंने आप लोगों को विकास के बारे में समझाया था ना कि विकास जो है वो सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की चलते रहता है। ये जो विकास की गति है वो, और विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार से होता है, आप लोगों को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी बौद्धिक विकास, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास, या ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो बौद्धिक विकास का ही ना विशेषता हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि एक बच्चे का जब बौद्धिक विकास होगा, उसके बुद्धि का विकास होगा, तब ना वो भौतिक चीज़ों के बारे में और सामाजिक चीज़ों के बारे में और उसके अलावा वास्तविकता जो वास्तव में उसके साथ घटित हो रहा है या उनका जो अवधारणा है उसका निर्माण करना शुरू कर देता है,
जब वो उसका बौद्धिक विकास होगा तभी ना ये सारा चीज़ कर पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी सहनशीलता या ऑप्शन डी कल्पनाशीलता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सहनशीलता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास बोला है जी, मतलब आपकी जो बुद्धि है ना, जो आपका दिमाग है उसका जो तत्व नहीं है बोला है, तो सहनशीलता उसका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो बौद्धिक विकास नहीं है बोला है तो सहनशीलता कैसे बौद्धिक विकास के अंतर्गत आएगा? जी हाँ, वो तो आप लोग का शारीरिक होगा ना। जो ये सहनशीलता है वो किसी चीज़ को आप कितना सह पाते हो, कितना सुन पाते हो, है ना। तो ये सहनशीलता ना बौद्धिक विकास के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन सृजनात्मकता जो है ना वो बौद्धिक विकास में आ जाएगा, चिंतन जो है वो बौद्धिक विकास में आ जाएगा, और कल्पनाशीलता इमेजिनेशन जो करना है ना वो भी आप लोगों का बौद्धिक विकास में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को अब ध्यान से पढ़िए। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है ऑप्शन ए प्रतिबंधात्मक वातावरण, ऑप्शन बी माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, ऑप्शन सी गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन या ऑप्शन डी सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा का मतलब ये होता है ना कि जो बच्चे दिव्यांग होंगे या किसी प्रकार से उसमें डिसेबिलिटी है ना, तो वैसे बालक को ना विशेष शिक्षा दिया जाता है। और विशेष शिक्षा दिया जाने का जो मोटिव है वो रहता है गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन करना। मतलब सभी बच्चों को ना एक विशेष शिक्षा के तहत एक साथ ना सभी को ना शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो इस किसी प्रकार से उसमें भेदभाव नहीं करना ना, ये विशेष शिक्षा का सिद्धांत में शामिल है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है, ऑप्शन बी व्यक्तित्व आनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, ऑप्शन सी व्यक्तित्व व्यक्ति के चेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है, या ऑप्शन डी व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक ही सीमित होता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक ही सीमित होता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बोला है, तो किसी के व्यक्तित्व के संदर्भ में ना ये जो कथन है ना ऑप्शन डी वाला वो गलत हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक ही सीमित होता है, मतलब बाहरी तौर पर ही सीमित रहेगा क्या? जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा वो नहीं ना होगा, वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार से उसका जो व्यक्तित्व है ना दोनों में ही सीमित होता है। ठीक है, मतलब दोनों में ही समाहित होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। ऑप्शन ए अनुकूलन क्षमता या कौशल, ऑप्शन बी संप्रेषण क्षमता या कौशल, ऑप्शन सी भाषाई क्षमता या कौशल, या ऑप्शन डी लेखन क्षमता या कौशल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाषाई क्षमता या कौशल जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 2 से 8 वर्ष के आयु के बच्चों के विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। तो ये तमाम जो बच्चे हैं ना, जो 2 से 8 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं ना उनमें क्या क्या शामिल है, तो उसमें ना मोटर जो है वो शामिल है, सामाजिक शामिल है, भावात्मक शामिल है, संवेगात्मक शामिल है, और उसके साथ साथ भाषाई जो क्षमता है ना उसमें भाषा का विकास जो है ना वो भी बच्चों में हो जा रहता है। मतलब 2 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं ना तो भाषा संबंधी जितने भी विशेषताएं होती हैं ना उन सारी चीज़ों का विकास उन बच्चों में हो जाया होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी पूर्व किशोरावस्था, या ऑप्शन डी मध्य किशोरावस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पूर्व किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना का मतलब यह है कि अपने फैमिली से ना जो एक बालक होता है ना वो किशोरा अवस्था में क्या करता है कि ना कई बातों को लेकर विद्रोह करता है, मतलब घर वालों की बात नहीं मानता। अक्सर जो बातें मानते हैं ना वो बाहर वालों की, मतलब अपने दोस्तों का है ना, उनकी बातें सबसे ज़्यादा मानता है किशोरावस्था की आयु में। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था की आयु में भी वो मानता है। किशोरावस्था भी अगर ऑप्शन होगा ना तो वो भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन अगर पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था होगा ना तो पूर्व किशोरावस्था को आप लोगों को लेना है। और इस अवस्था में ना जो बालक होते हैं वो घर वालों की बात ना मान करके ना बाहर वालों की बात ज़्यादा मानते हैं और घर वालों से ना बात बात पर झगड़ा करने लगता है या विद्रोह की भावना उसमें आता है। ठीक है, तो पूर्व किशोरावस्था में ये सारा चीज़ बदलाव जो है वो आता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली छात्र, ऑप्शन बी खेल में उत्कृष्ट छात्र, ऑप्शन सी मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र या ऑप्शन डी समाज के कमजोर वंचित वर्गों के छात्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली छात्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इनमें निम्न को भी शामिल किया गया है, बोला है ना। तो विशेष शिक्षा में प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनको भी शामिल किया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो विशेष शिक्षा है और उसमें जो ना ये जो प्रतिभाशाली जो छात्र बोले ना, तो प्रतिभाशाली छात्र का मतलब ये होता है कि ये जो प्रतिभाशाली छात्र है वो छात्र होते हैं जो अपने सहकर्मी समूह के ना जो अन्य छात्र हैं ना उनके तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, मतलब उसमें एक्स्ट्रा प्रतिभा होता है, ऑर्डिनरी होता है बाकियों से। ठीक है, जिनको ना अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए ना विशेष शैक्षणिक जो वातावरण है ना उनकी आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो उसको भी ना विशेष शिक्षा में शामिल किया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसकी पूरी जो प्रतिभा है ना उसको निखारने के लिए विशेष शिक्षा की भी उनको आवश्यकता होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और अधिक जानकारी आप लोगों को चाहिए ना तो बिल्कुल आप लोग एक बार गूगल करके जरूर देखिएगा, उसमें भी आप लोगों को ना बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप लोगों का जो तैयारी है ना बाकी सब्जेक्ट का, मतलब आप लोगों का जो CGTET का एग्जाम है ना उसके लिए आपका जो अन्य विषय जैसे हिंदी का हो गया, उसके अलावा पर्यावरण का हो गया, उसके अलावा सामाजिक विज्ञान का हो गया, मतलब वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो बाकी विषय है ना उसको मैं अपने एक और चैनल बाय MD धीवर में चला रहा हूँ ना, तो उसको भी आप लोग जाकर के देखिए और अपना तैयारी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना प्रश्न की ओर वापस लौटते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। एक 6-7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। ऑप्शन ए क्योंकि वह बहुत छोटा है, ऑप्शन बी क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, ऑप्शन सी क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन डी क्योंकि वह कल्पनाशील है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्योंकि वह आत्म केंद्रित है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक 6-7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। तो एक जो 6-7 वर्ष का जो बालक है ना वो दूसरों के दृष्टिकोण को या दूसरों को जो सोच है समझ है उसको स्वीकार नहीं करता है ना, इसका जो मेन कारण है वो बच्चा आत्म केंद्रित होता है। और आत्म केंद्रित का मतलब ये होता है कि वो स्वयं में ही ना खोया हुआ होता है, मतलब स्वयं में ही ना अपनी सोच में रहता है। ठीक है, अपनी बात को वो स्वीकार करता है, जो सोचता है वो केवल वही स्वीकार करता है। इस वजह से ना जो एक 6-7 वर्ष का जो बालक है ना वो क्या करता है, वो आत्म केंद्रित रहता है, जिसके वजह से ना दूसरों के जो दृष्टिकोण है उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया है। तो जो भारतीय संविधान में ना 6 से 14 वर्ष के जो बालक है ना तो उन सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा जो दिया गया है ना वो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। ये बात आप लोगों को याद रखना और ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना, ये अनुच्छेद को खास तौर से
अनुच्छेद 21 से जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहो तो ना नोट करके रख लीजिएगा आप लोग इसे, ठीक है, पूछा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 26 में क्या है ये जान लो। तो अनुच्छेद 26 में ना धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। मतलब यह है कि धर्म में ना मतलब कोई भी भारत के जो व्यक्ति है ना वो अपने धर्म का ना शांति रूप से प्रचार प्रसार या किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये अनुच्छेद 26 में कहा गया है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 में क्या है ये जान लो। तो अनुच्छेद 15 में ना धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर ना किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी को जान लो, अनुच्छेद 45 में क्या है। अनुच्छेद 45 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में साफ साफ ये कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के जितने भी बालक हैं ना उन तमाम बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 45 में, ये आप लोगों को याद रखना है और ये राज्य सरकार तय करेगा, ठीक है। मतलब राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगा कि प्रत्येक जो 6 वर्ष के जो बालक है ना उसको अच्छे से देखभाल और शिक्षा मिल सके, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान होता है। ए समीपस्थ शीर्ष पुच्छक, ऑप्शन बी सकल मोटर विकास ठीक मोटर विकास, ऑप्शन सी ठीक मोटर विकास सकल मोटर विकास, ऑप्शन डी शीर्ष पुच्छक समीपस्थ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले आप एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सकल मोटर विकास और ठीक मोटर विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान होता है। तो सकल मोटर विकास होता है और ठीक मोटर विकास होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ना सकल मोटर विकास क्या होता है ये बता दूं। सकल मोटर विकास जो है ना वो बड़ी मांसपेशियों से संबंधित होता है। मतलब बड़ी मांसपेशियां जो होती है ना उसका उपयोग होता है। जैसे ना चलना, कूदना, दौड़ना, ये सारा चीज़ जो है ना वो सकल मोटर विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसे ही ना हम लोग स्थूल जो क्रियात्मक कौशल है ना वो कहते हैं। क्या? तो स्थूल क्रियात्मक कौशल भी इसे कहते हैं, सकल मोटर विकास को। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ठीक मोटर विकास जो है ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जो क्रियात्मक कौशल है वो कह सकते हैं। ठीक मोटर जो विकास है ना वो छोटी मांसपेशियों से संबंधित है। मतलब ना किसी चीज़ को हाथ में पकड़ना, जैसे पेंसिल वगैरह हो गया, इसको हाथ में पकड़ना, हाथ का उपयोग करके लिखना, या छोटा चीज़ को पकड़ने वाली जो बात होगा ना उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो छोटी मोटर विकास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और इसे ही मैं आप लोगों को बताया था ना कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल और स्थूल क्रियात्मक कौशल, आप लोगों को अपने पिछले क्लास में भी इसके बारे में बताया हूँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को आप लोगों को याद रखना है, सकल मोटर विकास और ठीक मोटर विकास के बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे की सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? ऑप्शन ए साथी समूह, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी संवेग, या ऑप्शन डी बुद्धि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है साथी समूह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? बोला है जी व्यक्तिगत कारक। मतलब वो जो बालक है ना उसके खुद का अंदरूनी जो है ना अंदर का जो कारक वो नहीं है बोला है, ठीक है। तो वो जो नहीं है वो साथी समूह है। हालांकि बच्चों के सामाजिक विकास को ना ये जो साथी समूह वो प्रभावित करता है, लेकिन व्यक्तिगत कारक ये ना जो साथी समूह वो नहीं है। ये जो साथी वो बाहरी कारक है, मतलब दूसरों से मिलने वाला कारक है, ठीक है। इसमें बोला गया है व्यक्तिगत कारक, और व्यक्तिगत कारक जो है वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य मतलब उसके खुद के शरीर का जो है ना जी स्वस्थ रहेगा तब ना उसको प्रभावित करेगा। उसके अलावा संवेग, इसके अंदर का ही संवेग भी है जो प्रभावित करता है उसके व्यक्तिगत सामाजिक विकास को। उसके अलावा बुद्धि भी जो है ये जो बालक है उसके खुद का होगा ना जो बुद्धि है। उसके अलावा जो स्वास्थ्य है और संवेग है, तीनों के तीनों इनका खुद का व्यक्तिगत कारक है, लेकिन साथी समूह जो होगा ना वो बाह्य कारक है, ठीक है। व्यक्तिगत कारक नहीं है बोला है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केवल अगर पूछा जाता ना कि बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है बोल करके, तब हम लोग ना बुद्धि को ले सकते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग ना ये जो बोला है ना व्यक्तिगत कारक पूछा है ना, व्यक्तिगत कारक नहीं, तो व्यक्तिगत कारक जो साथी समूह है वो नहीं होगा। ये जो साथी समूह वो बाहरी कारक है, दूसरों से मिलने वाला कारक है। बाकी ये तीनों ऑप्शन खुद
खुद के अंदर वाली कारक है, तो ये ना ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का अगर सवाल हो और उस सवाल का जवाब जानने के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं, ताकि आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉल करके ना किसी भी प्रकार की अगर सजेशन लेना चाहते हो, किसी प्रकार की अगर सवाल पूछना चाहते हो ना, तो डायरेक्टली आप लोग मेरे से कॉल करके बात कर सको। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के ना जो मैसेज जो है ना उसमें जा करके मैसेज कीजिए कि सर आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहला मैं अपना जो फ़ोनपे का नंबर है उसे दे दूंगा और वहाँ पर आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है और उसके बाद ना मैं अपना जो पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। ये जो मेरा रिक्वायरमेंट है जो करने का उसका ये है कि विशेष लोगों के लिए केवल ये रिक्वायरमेंट मैं रखा हूँ जिसको विशेष जो सजेशन की आवश्यकता है उनके लिए, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, लेकिन ना देने की एक वजह ये होता है कि छोटे छोटे समस्याओं के लिए ना जो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो उसके लिए भी आप लोग बार बार कॉल करोगे, तो इसीलिए मैं ना ये जो विशेष रिक्वायरमेंट है विशेष रूल है वो रखा हूँ, ठीक है। और वैसे भी अगर कहीं CG टेट के लिए अगर कोचिंग भी करना चाहो तो 10 से 12 हज़ार लगता है, तो ये तो 5% भी नहीं होगा आप लोगों का। तो चाहोगे तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप लोग एक बार सोचिएगा जरूर। चलिए अब हम लोग ना पढ़ने की ओर फोकस करते हैं, तो ध्यान से प्रश्न क्रमांक 29 को पढ़िए। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी वयस्कावस्था या ऑप्शन डी शैशवावस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इसकी किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है जी, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और किशोरावस्था की जो आयु है ना वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो आयु है उसको किशोरावस्था के अंतर्गत लिया जाता है। और किशोरावस्था जो होता है ना उसमें अत्यधिक दबाव होता है, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो चाहे भविष्य में करियर को लेकर के हो। दबाव और तनाव की जो अवस्था है ना वो इसी उम्र में सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाला मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी पियाजे या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो नैतिक विकास को जो परिभाषित करने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वो लॉरेंस कोलबर्ग है। कौन? तो लॉरेंस जो कोलबर्ग है ना वो आप लोगों का नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और इसका परिभाषा दिया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि देखो इसमें पावलोव दिया है, मैकडूगल दिया है, पियाजे दिया है, लेकिन इसमें लॉरेंस कोलबर्ग का नाम ही नहीं है। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो है ना वो नैतिक विकास के सिद्धांत को ही परिभाषा दिया था और इसका जो सिद्धांत है नैतिक विकास ना उसका प्रतिपादन किया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो लॉरेंस कोलबर्ग है ना वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया वो 1958 में शुरू किया। कब? तो 1958 में ना नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करना शुरू किया था और 1969 तक की ना इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया था नैतिक विकास के सिद्धांत पर, ठीक है। और इसका जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ना वो 3 स्तर और 6 स्तर में शामिल है, ठीक है। जो पियाजे के ना काम पर भी आधारित है, मतलब जो पियाजे ने ना भी परिभाषा दिया ना उसी पर ये भी आधारित है। लेकिन विशेष तौर पे कहा जाए ना कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है तो लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। ये आप लोगों को याद रखना है। और लॉरेंस कोलबर्ग के जो नैतिक विकास के जो सिद्धांत है वो ना ऑथेंटिक सिद्धांत है। ये आप लोगों को इतना ही याद रखना है इसके बारे में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लेकर आऊँ ना तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को मैसेज मिले, ताकि आप लोग ना टाइम पे अपना क्लास ले सको और अपना तैयारी अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में।